हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सब के लिए क्लास 12th फिजिक्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और 5 नंबर में ये जो है टॉपिक पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या है? ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर संरचना सिद्धांत। आपको इसका जो है करने को आता है पेपर में, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उसी टॉपिक को लेकर आया हूँ जो आपके पेपर में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए आपको ट्रांसफार्मर की संरचना सिद्धांत और कार्यविधि आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आप लोग पेपर में इसे अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो देखिए, हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे, एक एक करके इसका रचना भी देखेंगे, सिद्धांत भी देखेंगे और इसकी कार्यविधि भी हम लोग देखेंगे। चित्र के माध्यम से एक एक करके सभी डाउट को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं और इसका सिद्धांत को जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से ट्रांसफार्मर यहाँ पर देखिए कि अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, ट्रांसफार्मर जो है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित किया जाता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित किया जाता है। ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं और किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। आपसे अगर कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर आधारित है, वाइवा में आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप लोग बोलिएगा कि अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर अच्छे तरीके से ट्रांसफार्मर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपकी जो है ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप अप। क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो देखते हैं एक एक करके इसका जो है परिभाषा को भी देख लेते हैं। दोनों जो है ट्रांसफार्मर को, अपचाई को भी देखेंगे, ऊंचाई को भी देख लेते हैं। तो आगे देखिए अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं और इसका क्या कार्य होता है, तो जान लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से कि यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इसका काम क्या होता है कि निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है। क्या करता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है कि यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है और इसका कार्य होता है यह कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाना होता है इसका कार्य। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर को। तो अपचाई ट्रांसफार्मर भी देख लीजिए। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका कार्य भी देख लीजिए कि यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है और इसका कार्य होता है कि यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है, ज़्यादा से कम करता है। यह इसका कार्य क्या होता है कि यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है। तो आप लोग को दोनों जो है ट्रांसफार्मर की परिभाषा और इसका कार्य समझ में आ गया होगा कि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है और ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं और इसके प्रकार भी और प्रकार की परिभाषा और कार्य भी समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी रचना और इसकी कार्यविधि को। तो आगे देखिए, रचना को भी हम लोग चित्र के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ ले रहे हैं। तो आगे देखिए अच्छे तरीके से।
तो देखिए हम लोग रचना में क्या लिखेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से इसे देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पूरे लिखेंगे तभी आपको जो है 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग जो है सिद्धांत और इसके प्रकार को भी लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर तो मिलेगा, लेकिन 5 नंबर मिलने के लिए आप लोग इसके रचना, सिद्धांत और कार्यविधि को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए रचना में क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग चित्र बनाएंगे। कुछ इस तरह का चित्र होता है, इस चित्र को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप के जो है चित्र आपको सबसे पहले तो बनाना होगा। फिर उसके बाद लिखेंगे। रचना में क्या होता है आपको पता होगा कि जो जिस तरह से बनाए रहेंगे आप लोग चित्र को, वही बात आपको लिख देना होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे रचना में, यहाँ पर देख लीजिए। लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर में एक नर्म लोहे अथवा सिलिकॉन की कई पत्तियां होती है। ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे अथवा सिलिकॉन की कई पत्तियां होती है जो एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं। जो एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे अथवा सिलिकॉन की कई पत्तियां होती है जो एक के ऊपर एक रखकर जो है एक आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि तथा तांबे का तार लपेटकर 2 अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। तांबे का तार लपेटकर, ये जो है तांबे का तार है, इसे लपेटकर 2 अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीयक कुंडली। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखिए प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ देते हैं। इस प्राथमिक कुंडली को आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि इस प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ देते हैं। आपको रचना में इतना ही लिखना होगा और इसका ये चित्र बनाना होगा। एक बार फिर से देखिए कि नहीं आपको समझ में आया तो आप लोग इसका चित्र एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद हम एक बार फिर बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे अथवा सिलिकॉन की कई पत्तियां होती है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये कई पत्तियां हैं जो एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं तथा तांबे का तार लपेटकर 2 अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। ये तांबे का तार लपेटकर, यहाँ भी एक तांबे का तार लपेटकर, यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये तांबे का तार लपेटकर, यहाँ भी एक तांबे का तार लपेटकर 2 अलग अलग कुंडलियां बना लेते हैं। उसके बाद होता है क्या, यहाँ पर देख लीजिए कि प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ देते हैं। बस आपको रचना इतना ही लिखना होता है। तो देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो रचना हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हम लोग इसके कार्य विधि को देख लेते हैं, तो अच्छे तरीके से उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके कार्य विधि को। तो आगे देखिए हम लोग कार्य विधि में क्या लिखेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा। कार्य विधि में लिखेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती कुंडली से जोड़ दिया जाता है तो धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्राथमिक कुंडली में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ देते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगती है। किसमें, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जब किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जिसके कारण द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होने लगता है और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। आप लोग को कार्यविधि में एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर आप लोग लिख रहे हैं कॉपी पेन पे तो एक बार और सुन लीजिए। क्या लिखेंगे, जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती कुंडली स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो धारा प्रवाहित होने लगती है। प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो जिसके कारण द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होने लगती है और आगे क्या होता है कि एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कार्यविधि में। उसके बाद आगे देखिए आप लोग अच्छे तरीके से कि उसके बाद आगे क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। तो आगे लिखेंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि क्या लिखेंगे, फैराडे के
नियमानुसार, उतना आपको लिखने के बाद लिखेंगे फैराडे के नियमानुसार प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा कि EP इक्वल टू माइनस NP डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे? इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। EP इक्वल टू माइनस NP डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित होगा विद्युत वाहक बल, तो उसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पर देख लीजिए कि ES इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मानेंगे? इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। उसके बाद आगे क्या करेंगे यहाँ पर जान लीजिए। उसके बाद आगे करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर लिए तो यहाँ पर क्या क्या कट रहा है आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस से ये माइनस कट जाएगा। उसके बाद डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी और यहाँ भी डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये जो है कट जा रहे हैं। तो बचेगा क्या यहाँ पर जान लीजिए कि बचेगा यहाँ पर हम लोग का, आप लोग देखिए अच्छे तरीके से कि E हो जाएगा ES EP अपान ES, यहाँ पर इक्वल टू में क्या बचेगा? NP, यहाँ पर NP अपान NS। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। यही जो है सूत्र हो जाता है। इस पर बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस सूत्र को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और आपको अच्छे तरीके से आशा करता हूं कि ट्रांसफार्मर की जो है आपका सिद्धांत, रचना और कार्यविधि को आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका चित्र को जो है आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आपको ट्रांसफार्मर की जो है कार्यविधि, रचना और इसके सिद्धांत को बताया हूँ। ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग 100% तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के